देखिए, पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, सहयोग, संवाद और सहकारिता बेहद जरूरी है। वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर को सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगा दिया है। सरकार के अनुसार यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, देश के नागरिकों को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए उकसाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट बैठक में डीएड शिक्षकों को मिलने वाले वेतन राशि 6,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम एकनाथ शिंदे ने की। उमर अब्दुल्ला को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उमर ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन वाली चिट्ठी पर बातचीत जारी है। 4 निर्दलीय विधायकों ने भी उमर सरकार को समर्थन दिया है। अब बिना कांग्रेस के भी एनसी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। दिल्ली सरकार ने विधायकों का विकास फंड बढ़ाने का फैसला किया है। आज हुई बैठक में इसे 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। यह धनराशि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने रतन टाटा का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित करने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में स्पेशल सेल ने 200 किलो कोकीन बरामद की है। जब्त ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ बताई गई है। इससे पहले दिल्ली में 2 अक्टूबर को 500 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुए थे। आज साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई। इस वर्ष ये पुरस्कार साउथ कोरिया की हैन कॉन्ग को मिला है। उनका लेखन अक्सर मानव मनोविज्ञान, अस्तित्व और सामाजिक मुद्दों की गहराई में जाता है। उनकी शैली संवेदनशील और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगले महीने होने वाला डेविस कप फाइनल नडाल के करियर का आखिरी इवेंट होगा। आज उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को संन्यास वाले फैसले की जानकारी दी। फिक्र आपकी में आज वैसे तो हमारे पास लोकल और ग्लोबल कई बड़ी खबरें हैं, जिन पर हमने आपके लिए फिक्र की कई फाइलें तैयार की हैं। लेकिन सबसे पहले 2 ऐसी खबरों का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी चर्चा देश में हो रही है। इनमें से एक दुखद समाचार है। देश के अनमोल रतन टाटा का आज मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। वो अपनी समृद्धि विरासत के रूप में देश के लिए क्या छोड़ गए हैं, इस पर हम और आप थोड़ी देर में बात करेंगे। उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और प्रेरणादायक किस्से आज आप फिक्र में देखेंगे। इसके अलावा जो समाचार है वो देश की सामरिक शक्ति के लिए शुभ है। न्यूक्लियर सबमरीन और किलर ड्रोन से भारत की मारक शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। नई डील को मंजूरी मिल गई है। देश को बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले फिक्र का फोकस उस अच्छी खबर पर है जो भारत को नई उड़ान देगी। आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई से बंकरों में छिपे दुश्मनों का दी एंड करने के लिए अमेरिका से हंटर ड्रोन आने वाला है। तो समंदर में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना को 2 परमाणु न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने वाली। हम आपको इसी शो में पहले भी बता चुके हैं कि भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की हाई प्रोफाइल डील पर बातचीत अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में जब अमेरिका गए थे तो उस समय भी वहां प्रेसिडेंट बाइडेन से इस डील पर उनकी लंबी बातचीत हुई थी। अब बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने भारतीय सेनाओं के लिए 16 स्काई गार्डियन MQ-9B ड्रोन और 15 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी दे दी। इन 31 अमेरिकी ड्रोन्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील होगी। यानी अमेरिका से भारत लगभग 840 करोड़ रुपए में एक MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। यह कितना विनाशकारी है
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने अल-कायदा के आतंकी अल ज़ावाहिरी को मारने के लिए वर्ष 2022 में इसी ड्रोन का सहारा लिया था। काबुल में बरसों से छिप कर रह रहे अल ज़ावाहिरी को MQ-9 रीपर ड्रोन ने अपनी हेलफेयर मिसाइल से सही टारगेट लगाकर उसका अंत कर दिया था। अब यही घातक ड्रोन भारत को मिलेगा तो भविष्य में पीओके में छिपे आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक के लिए अभिनंदन वर्धमान जैसे भारत के जांबाज पायलटों को सीमा को पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी सीक्रेट लोकेशन से ग्राउंड स्टेशन के कंट्रोल रूम में बैठे दो कंप्यूटर ऑपरेटर्स ही वीडियो गेम की तरह खेलते हुए बड़ी ही आसानी से आतंकियों को मार गिराएंगे। ज़ावाहिरी को जिस ड्रोन से मारा गया था उसको ऑपरेट कैलिफोर्निया से किया गया था। भारत को अमेरिका से ये हंटर ड्रोन्स दिवाली बोनांजा ऑफर जैसे मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण डील के लॉक होने के बाद भारत को न सिर्फ MQ-9B ड्रोन्स देगा बल्कि अमेरिका इसके साथ ही भारत को शक्तिशाली स्वदेशी ड्रोन बनाने की तकनीक, यानी वो जो तकनीकी सलाह है और जरूरी मदद भी देगा। अमेरिका से ड्रोन मिलने के बाद भारत में इनकी तैनाती कहां पर होगी, किन दुश्मनों को ध्यान में रखकर होगी, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि भारत में इन 31 अमेरिकी ड्रोन्स की तैनाती 4 खास जगहों पर की जा सकती है। इनमें एक पॉइंट है चेन्नई में INS राजाजी, दूसरा पॉइंट है गुजरात का पोरबंदर। इन दोनों ही जगहों से 15 सी गार्डियन ड्रोन का संचालन भारतीय नौसेना करेगी। इसके अलावा तीसरी जगह है गोरखपुर। यहां के मिलिट्री बेस से भारतीय सेना 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स को संचालित करेगी। और फिर चौथी जगह यूपी के सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स बेस। यहां 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स की कमान भारतीय वायुसेना के हाथों में होगी। गोरखपुर में मिलिट्री बेस और सरसावा एयर बेस से इस ड्रोन के जरिए चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर निगरानी रखना और टारगेट को किल करना आसान होगा। जबकि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में इन ड्रोन्स के जरिए चीन की साजिशों पर न सिर्फ नजर रखेगी बल्कि युद्धकाल में इनका इस्तेमाल अटैक के लिए भी कर सकेगी। 40 घंटे तक लगातार उड़ान भरने और 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ अमेरिकी ड्रोन MQ-9B किन विनाशकारी हथियारों से लैस है। अब ये जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि खाली ड्रोन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ जो पेलोड होता है, जो हथियार होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होंगी जो कि बहुत हाईटेक है। 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेव बे 2 बम भी लगाए जाते हैं। लेजर गाइडेड बहुत जरूरी है। GBU-12 पेव बे 2 असल में एरियल लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं जो बेहद खराब मौसम में भी जमीन पर छिपे दुश्मनों को ट्रेस करके मार गिराता है। करगिल में हमारे मिराज ने लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था और हमें यह लेजर टेक्निक इजराइल ने लास्ट मोमेंट पर दी थी। इसके अलावा MQ-9 में ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाई जा सकेगी। सभी मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होता है। वैसे हमने आपको शुरू में ही आसमान और समंदर में भारतीय सुरक्षा कवच मजबूत करने वाली 2 जानकारियां दी थी। MQ-9 की डिटेल आपको हम दे चुके हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर सबमरीन पर। नौसेना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने MQ-9 UAVs के अलावा 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने की भी साथ में मंजूरी दे दी, जिनकी लागत 45,000 करोड़ रुपए होगी। यानी एक न्यूक्लियर सबमरीन की कॉस्ट 22,500 करोड़ रुपए होगी। निर्माण के बाद जब ये 2 नई परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में कमीशन होंगी, तब भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात को मिलाकर कुल 4 ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों नई न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में वक्त कितना लगेगा? तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में इनमें से पहली परमाणु पनडुब्बी को बनाने में ही लगभग 10 से 12 वर्ष लग सकते हैं। इनके निर्माण में निजी कंपनियों की मदद दी जा सकती है। ये 80% तक स्वदेशी होंगी और जब ये पनडुब्बी बनकर तैयार हो जाएंगी और नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी, तब हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। यानी तब इन समुद्री इलाकों में चीन की चालबाजियों को भारत भी मजबूती के साथ काउंटर कर सकेगा। और एक्चुअली सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। मैरीटाइम लोकेशन के हिसाब से चीन इंडियन ओशन की तरफ आने में उसको बड़ा वक्त लगता है। चीन की समंदर वाली साजिशों पर ब्रेक लगाने में आसानी होगी।
छोटा सा ड्रोन 25,000 फीट तक की ऊंचाई पे हमारी LOC के ऊपर निगरानी रख सकता है, समुद्र में दूर तक जा सकता है। इसकी जो रडार कैपेबिलिटी है, इसकी जो वेपन्स हैं, इसमें हेलफायर मिसाइल्स लगे हैं जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एयर से सरफेस टारगेट को, लैंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रोटेटिंग कैनन्स लगे हैं इसमें। इसके अंदर देखिए GBU-9 बॉम्ब्स लगे हैं जो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स हैं, और तरह तरह की कैमरा डाटा लिंक, जिससे ये अपनी सारी पैनी नजर रखते हुए पूरे आंकड़ों को अपने मिलिट्री कमांडर्स को डायरेक्टली भेज सकता है। ये अंडर वाटर अनलिमिटेड टाइम पे रह सकते हैं। इनमें बैटरी नहीं होती, डीजल्स नहीं होते, तो क्रू की ही लिमिटेशन है इसमें। और ये सरप्राइज दे सकते हैं, डेटरेंस दे सकते हैं। हमारी चाइना की जो PLA नेवी की जो सबमरीन्स हमारे एरिया में आ रही है, उनके शिप्स आ रहे हैं, उनको एक अच्छा क्रेडिबल डेटरेंस दे सकती हैं। सी डिनाइल का काम करेंगी, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में काम करेगी। हालांकि जो चोक पॉइंट्स हमारे गल्फ ऑफ एडन है, बावल मंडेव या सुंड्रा स्टेट या हमारा मालका स्टेट, वहां पर ये अपनी पैनी नजर रखेंगी। और फिक्र में अब बात इटली के उस हमास प्रेमी मौलाना की करते हैं जिसे मिलोनी सरकार ने देश निकाला दिया है। सरकार ने मौलाना जुल्फिकार खान को देश से बाहर निकालते हुए कहा है कि आप पाकिस्तान जाइए, इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। यह मौलाना इटली में पिछले कुछ दिनों से माहौल बिगाड़ रहा है। यह इटली के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया कि सरकार को देश से बाहर करना पड़ा। जुल्फिकार खान इटली के बोलोगना शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का मौलाना था। जुल्फिकार एक पाकिस्तानी नागरिक है जो वर्ष 1995 में इटली पहुंचा था। आरोप है कि इटली को इस्लामिक देश बनाने की तकरीर कर रहा था। 8 अक्टूबर 2024 को देश निकाला से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर हुए। देश से निकालने के साथ ही उसका निवास परमिट भी रद्द कर दिया गया है। इटली की ओर से जारी सरकारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि इटली में रहकर यह पाकिस्तानी मौलाना देश विरोधी प्रचार कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों से इस्लाम के नाम पर धार्मिक नफरत फैलाता था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आपको मौलाना के प्रचार वाला मॉडल और मिलोनी सरकार के एक्शन वाले मॉडल की पूरी स्टोरी बताते हैं। अगर मौलाना पर लग रहे 7 आरोपों की बात करें तो पहला आरोप है हमास पे। आगे आपको वर्ष, दिन और तारीख के साथ बताएंगे कि कैसे मौलाना हमास का गुणगान करता था। वैचारिक कट्टरता के आरोप जुल्फिकार खान पर इटली में लगते रहे हैं। इसकी वजह से कई बार वो विवादों में आ चुका है। कट्टरपंथ की ओर झुकाव के आरोप भी मौलाना पर पिछले कुछ वर्षों से लगते रहे हैं। पश्चिम विरोधी बयान को लेकर भी मौलाना जुल्फिकार खान से कई बार पुलिस और इटली की जांच एजेंसी सवाल जवाब कर चुके हैं। यहूदी विरोधी जहर के लिए इसकी चर्चा होती रही है। महिला विरोधी कट्टर ज्ञान ये मौलाना हमेशा देता रहा है। अपने शरिया वाले विचार से युवाओं को भड़काने के आरोप इस पर पहले लग चुके हैं। हद तो तब हो गई जब इसने एक बयान के दौरान मुस्लिम को सरकार की ओर से लिए जा रहे टैक्स का विरोध करने को कहा। उसका तर्क था कि संसाधन मुस्लिम समुदाय के अंदर ही रहने चाहिए। सोचिए, पाकिस्तानी मूल का मौलाना इटली गया, वहां मस्जिद में रह रहा था, लोगों को उपदेश दे रहा था, युवाओं को भड़का रहा था, और जब इटली की सरकार ने आपत्ति जताई, एक्शन की बात कही, तो उसने धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और संविधान वाला ज्ञान देना शुरू कर दिया। आपको मौलाना की 5 कट्टरपंथी गतिविधियों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। वो इटली में रहकर हमास की तारीफ करता था। मई 2024 में एक मस्जिद में हमास की तारीफ की थी। इस दौरान मौलाना ने बयान दिया था कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिकी और इजरायली को आतंकी और हत्यारा बताता था। इटली के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया था और सबूत भी दिखाए थे कि मौलाना का संबंध विदेशी इस्लामी आतंकी समूहों से थे। तमाम आरोपों पर विचार के बाद कार्रवाई की गई। आपको इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक पुराना बयान सुनाते हैं, जिसमें वो अपने देश में बढ़ रही कट्टरपंथी हरकतों और नफरतों का जिक्र कर रही हैं। यह बयान अब वायरल हो रहा है। इटली में मुस्लिमों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। इटली के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगातार वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। वर्ष 1980 के दशक के अंत तक इटली में कोई अप्रवासी नहीं था। 1981 में शरणार्थी नीति आने के बाद इटली में केवल
3,21,000 अप्रवासी थे। लगभग 0.5% आबादी पंजीकृत थी। 10 वर्ष बाद यह संख्या बढ़कर करीब 6,25,000 हो गई, जो आबादी का 1.1% है। जनवरी 2016 तक इटली में 50 लाख से ज्यादा विदेशी रह रहे थे, जो कुल आबादी का लगभग 8.4% है। नोट करने वाली बात यह है कि इटली में आने वाले प्रवासियों में से 1/3 मुस्लिम हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.6% है। यह संख्या 2030 तक 2 गुनी से अधिक हो जाएगी। अब यह जो ट्रेंड आया है नया, जॉर्जिया मेलोनी ने जो एक रूल बुक स्टैब्लिश की है, इसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में अगली खबर है, इटली जैसा देश निकाला वाला प्रयोग आज फ्रांस में भी दिखा है, जहां आतंकी उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के फ्रांस में लौटने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के गृह मंत्री इस आदेश पर दस्तखत भी कर चुके हैं। मतलब अब उमर बिन लादेन का फ्रांस में लौटने का कोई चांस नहीं है। फ्रांस के गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दरअसल उसामा का बेटा उमर सोशल मीडिया पर लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। इससे जुड़े कई पोस्ट किए थे। 43 वर्ष का 43 इयर्स का उमर फ्रांस के नॉर्मैंडी में 2016 से रह रहा था। उसने ब्रिटिश नागरिक जैना मोहम्मद अल सबा से शादी की थी, जिसके बाद उसे फ्रांस में रहने की अनुमति मिली थी। यहां पर वो पेंटिंग कर अपना जीवन व्यापन करता था। पिछले वर्ष उमर ने पिता उसामा बिन लादेन के जन्मदिन पर एक पोस्ट किया था। इसमें उसने पिता की तारीफ की थी। इसे आतंकवाद के समर्थन के तौर पर देखा गया। इसके बाद उसका फ्रांस में रहने का परमिट रद्द किया था। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ कतर चला गया था। अब फ्रांस लौटने पर पूर्णतः पाबंदी लग गई। आपको बता दें कि उमर उसामा का चौथा बेटा है। उमर बिन लादेन अपने पिता के साथ वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक सूडान में रह रहा था। इस दौरान उसे अल-कायदा का अगला वायरस माने जाने लगा था। वर्ष 2001 में उमर ने माना था कि उसने अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में आज से सिर्फ 3 दिन पहले ऐसी मीटिंग हुई है, जिसको लेकर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां एक्स्ट्रा अलर्ट हो गई। इस मीटिंग में जमात और कट्टरपंथी ताकतों का गठजोड़ देखने को मिला है। आपको इस मीटिंग के सभी डिटेल हम देने वाले हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 अक्टूबर को इस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है अल मरकजुल इस्लामी। चिंता की बात यह है कि इस मीटिंग में हमास के वरिष्ठ नेता शेख खालिद कद्दीमी शामिल हुए थे और हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख शेख अकील मिशाल भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भी कुछ कट्टरपंथी नेता आए थे। इनके नाम है शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान। इनका मकसद आतंकी संगठन अल-कायदा के एजेंडे को आगे बढ़ाना। ऐसे दावे किए जा रहे हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में सिर्फ हमास, तालिबान और पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं ने ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि नफरती भाषण भी दिए जो अल-कायदा से जुड़े थे। इसका असर यह हुआ कि मीटिंग के बाद भारत की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अब बात देश के अनमोल रतन की करते हैं। आज देश का हर परिवार एक उद्योगपति और उसके योगदान के बारे में चर्चा कर रहा है। रतन टाटा ने आज बता दिया है कि शालीनता, उदारता, परिश्रम जैसे गुणों वाले और देश निर्माण के साथ कदम कदम पर सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले उद्योगपति कैसे अमर हो जाते हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर आज मुंबई में नरिमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसी कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद वर्ली के शमशान घाट में राजकीय सम्मान और ग्रैंड सैल्यूट के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा अमर हो गई है। देश में बिजनेसमैन तो कई हैं, लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक ही थे। वो एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने टाटा ब्रांड के जरिए देश को नमक ही नहीं बल्कि आटा, डेटा, सॉफ्टवेयर, चाय, घड़ी, कार, कॉफी, स्टील, घर, डीटीएच, होटल से लेकर एयरलाइंस तक सब दिया है। भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी जिंदगी को हर रोज
टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट ना छूता हो। उन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी फैसले लिए सबको सही साबित किया। इसके पीछे की सोच क्या है, इसका जिक्र एक बार उन्होंने किया था। रतन टाटा ने बताया था कि वो सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करते, बल्कि निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें सही बना देते हैं। ऐसी सोच और कर्मों की वजह से ही आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से, ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति। बहुत बड़ा उनका प्रभाव रहा है। उनका जो योगदान, कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से आज पूरा देश उदास है रतन जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस। दुख का दिन है। बहुत ही अमेजिंग इंसान थे। हम थोड़े वक्त भी बिता चुके हैं उनके साथ। बहुत अच्छे इंसान थे, तो बहुत दुख लगता है कि गए, लेकिन बहुत करके गए हमारे देश के लिए। भारत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। हम लोग बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। रतन टाटा की ह्यूमिलिटी, विनम्रता की जो मिसालें दी जाती हैं वो अपने आप में हैरान करती हैं। सोचिए, चेयरमैन बनने के बाद भी रतन टाटा टाटा के होटल्स में जब जाते थे तो खुद पेमेंट करते थे अपने खाने का। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पे अपना सामान खुद उठाते थे, हमेशा, किसी को नहीं। एक बार उनसे किसी ने कहा कि आप ये सामान किसी और को क्यों नहीं उठाने देते, तो बोलते वो मेरा अपना सामान। और एक बहुत बड़ा उदाहरण नितिन गडकरी ने बताया कि एक बार उन्होंने कहीं उनको आमंत्रित किया तो रतन टाटा ने फोन करके पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि कैसे आना है। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाकर हमेशा आता हूं। और रतन टाटा के घर पे कभी भी कोई फोन करता था तो उस जमाने में जो 2 कमरे का फ्लैट था, हमेशा वो खुद फोन पिक करते थे। अब हम स्वर्गीय रतन टाटा की जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जिनमें प्रेरणा है, परोपकार है, समर्पण है, त्याग है, विश्वास है और सबसे बड़ी बात मनुष्यता है। अरबपति, बिजनेसमैन होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन रतन टाटा होना उससे आगे की बात है। उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने आपके सामने अब हम पलटने जा रहे हैं। वर्ष 1998 में रतन टाटा ने देश की पहली स्वदेशी कार, जो कि डिजाइन्ड इन इंडिया थी, उसको लॉन्च किया। और नाम सोचिए, भारत से प्रेरित, इंडिका। लेकिन रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट घाटे में चला गया। इसके बाद 1999 में रतन टाटा ने अमेरिकी कंपनी फोर्ड से डील करने का फैसला किया, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने यह कहते हुए डील करने से इनकार कर दिया कि अगर वो डील करेंगे यह टाटा पर एहसान ही होगा। लेकिन रतन टाटा ने 9 साल में ही इस अपमान का बदला ले लिया। वर्ष 2008 में फोर्ड दिवालिया हो गई। तब रतन टाटा ने फोर्ड के 2 सबसे पावरफुल और पॉपुलर ब्रांड्स जैगुआर
और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। शायद इस अनुभव के आधार पर ही उन्होंने कहा होगा कि अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग महल बनाने में करें। रतन टाटा ने भारत में कारों की दुनिया में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। एक बार रतन टाटा ने 4 लोगों के एक परिवार को बारिश में बाइक पर भीगते हुए देखा। वो तस्वीर रतन टाटा के दिल और दिमाग में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के इंजीनियर्स के साथ बातचीत की और फिर वर्ष 2008 में भारत के मिडिल क्लास के लिए टाटा नैनो लॉन्च कर दी। ये दुनिया में कार बाजार के इतिहास में अब तक की सबसे सस्ती कार थी। रतन टाटा के लिए सबसे बड़ा अवार्ड उनके अपनों का प्यार ही था, इसीलिए उन्होंने प्रिंस चार्ल्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ठुकरा दिया था। 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें सम्मानित करने के लिए ब्रिटेन बुलाया था, लेकिन रतन टाटा सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो घर पर अपने बीमार डॉगी टैंगो और टीटो की देखभाल कर रहे थे जो उनके साथ थे। उनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। एक बार रतन टाटा ने अपने भाषण में कहा था कि अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें, गो टुगेदर। रतन टाटा हमेशा देश के लिए ही सोचते थे और एयर इंडिया से उनका एक भावनात्मक जुड़ाव था। इसी वजह से आप इसकी वजह जान लीजिए। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत वर्ष 1932 में हुई थी, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया कर दिया गया। और जब 2022 में एयर इंडिया कर्ज में पूरी तरह डूब गई, तब टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया और अब ये एयरलाइंस 60% घाटे से उबर चुकी है। रतन टाटा के विजन का एक और उदाहरण, रतन टाटा की लीडरशिप में वर्ष 2002 में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने GE के साथ $10 करोड़ की सबसे महंगी डील की। इस डील पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन रतन टाटा ने इसके IPO से 2 वर्ष के अंदर ही 2004 में $100 करोड़ जुटा लिए और अब 2024 में TCS का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। TCS टाटा की एक कैश काउ कही जाती है। रतन टाटा की कामयाबी का एक बड़ा सूत्र यह भी था कि सफलता को अपने दिमाग में और हार को कभी अपने दिल में मत बसने दो, और इसी वचन को उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी में अपनाया। रतन टाटा ने सोचिए उस जमाने में टेटले टी कंपनी को खरीदा, कोरस स्टील को खरीदा। कोरस स्टील बहुत बड़ी कंपनी थी, इन सब को खरीदा। उन्होंने भारत के व्यापार को दुनिया तक फैलाया और भारत का नाम बढ़ाया। रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जिनके नाम के आगे कारोबार शब्द तो जुड़ता है, लेकिन उसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता है और वो है परोपकार, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी। क्योंकि खुद रतन टाटा ने हमेशा परोपकार को अपने कारोबार से ऊपर रखा है। असल में रतन टाटा के लिए असली दौलत इंसानियत और मानवता थी और परोपकार की बैलेंस शीट में वो सबसे अमीर साबित हुए। इसीलिए रतन टाटा को देश का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता था। रतन टाटा अपनी कुल कमाई का 60 से 65% हिस्सा चैरिटी में देते थे। वर्ष 2008 में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को 420 करोड़ रुपए का दान दिया। वर्ष 2010 में रतन टाटा ने कोलकाता में अस्पताल के लिए 220 करोड़ रुपए का दान दिया। वर्ष 2020 में कोरोना काल में रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके अलावा पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने मुंबई में जानवरों के लिए 98,000 स्क्वायर फीट में अस्पताल बनवाया। इसी तरह रतन टाटा 32 राज्यों में 632 जिलों में मदद कर रहे थे और इससे 6 करोड़ 80 लाख लोगों को फायदा हो रहा था। रतन टाटा, सोचिए जरा, अब उनकी फिलैंथ्रोपी के जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं उसमें कई उदाहरण। और एक बड़ी हैरानी वाली बात, जब रतन टाटा रिटायर हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है। किसी ने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा या तो वायलिन हो सकता है या पियानो हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप सीख लीजिए, आपके पास काफी टाइम है। तो रतन टाटा ने कहा लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मेरी आदत नहीं है अपने ऊपर इतना खर्चा करने की। रतन टाटा से किसी ने पूछा कि आपके सूट्स वगैरह कहां से बनते हैं, बोलते मैं एक लोकल दर्जी से बनवाता हूं। यानी रतन टाटा सिर्फ कमा नहीं रहे थे, वो समाज को वापस भी दे रहे थे, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे थे। रतन टाटा ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी नहीं बना पाते। वो जाते जाते आप सबके कंधे पर हाथ रखकर ये कह गए हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आगे बढ़ते रहने के
लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव होंगे, बस उन पर विजय प्राप्त करते चलना। हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलने का वक्त हो चुका है और यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आज हमारी इस फाइल में पहली खबर का कोड वर्ड है बंगला। दिल्ली में इस पर बड़ा सियासी कलेश है। इस खबर की पूरी एबीसीडी समझने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। यह तस्वीर दिल्ली की नई सीएम आतिशी की है। ध्यान से देख रहे हैं आप? वो कार्टन में पैक्ड सामान से भरे कमरे में एक सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स पर साइन कर रही हैं। आज ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक चुने हुए सीएम से जनता द्वारा दिया हुआ घर छीन लिया। खबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली में सरकारी बंगले का नंबर है 6 फ्लैगस्टाफ रोड। इसमें पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहते थे। इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने यह घर छोड़ दिया और 5 फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो गए। तभी से यह कहा जाने लगा कि इसमें नई सीएम आतिशी रहेंगी। हुआ भी केजरीवाल के जाने के 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को वो इस बंगले में सामान के साथ पहुंच भी गई। बंगले के कर्मचारियों के साथ मुलाकात भी कर ली। आतिशी की शिफ्टिंग का यही वीडियो कहानी में नए ट्विस्ट की वजह बन गया। तो अब समझिए कि दिल्ली में बंगले का यह विवाद है क्या। स्टोरी में असली ट्विस्ट अब आया। दिल्ली में सरकारी बंगले पीडब्ल्यूडी के अधीन है, वही इसका आवंटन करता है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी और दावा किया कि बंगले की चाबी उसे नहीं सौंपी गई। 4 अक्टूबर को जब केजरीवाल ने आवास खाली किया तो उस दिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की चाबी सौंपते हुए तस्वीर आई थी। चाबी सौंपने और नहीं सौंपने पर यह पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर की एक चिट्ठी से होती है। उसी दिन पीडब्ल्यूडी ने सीएम ऑफिस के स्पेशल सेक्रेटरी को पत्र लिखा। विभाग ने दावा किया कि जो चाबियां उसे सौंपी गई हैं वो कुछ वक्त बाद वापस ले ली गई, यानी चाबी सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इससे बंगले की जांच पड़ताल भी नहीं हो पाई। अब देखिए इसका एसओपी जो है वो आप समझिए। सीएम दफ्तर की रिपोर्ट बताती है कि 4 अक्टूबर को आवास खाली होने के बाद सीएम ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर को चाबी सौंपी गई। फिर 5 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी और जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी भेजकर आतिशी को आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया। नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी बंगला जब खाली होता है तो पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है अगर वो उसके अधीन आता है। फिर उसका निरीक्षण होता है, लेखा जोखा लिया जाता है, बंगले की पूरी पड़ताल होती है, फिर विधिवत किसी को आवंटित होता है। लेकिन कथित तौर पर चाबी नहीं सौंपे जाने से ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच 6 अक्टूबर को आतिशी सामान के साथ बंगले में पहुंच गई। ऐसे में कल पीडब्ल्यूडी की टीम चाबी मांगने पहुंच गई। बंगले को सील कर दिया गया। इस वजह से सीएम आतिशी का सामान वापस उनके पुराने घर पहुंचाना पड़ा। इसी सामान के बीच बैठकर वो फाइल साइन कर रही हैं। ये वीडियो कल का है जिसे आज पार्टी ने जारी किया है। वो वीडियो दिखाइए जरा यहां पर। सीएम आवास की इस चाबी का पूरा सियासी विवाद भी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के साथ मिलकर एलजी मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। ऐसे में आतिशी 2-2 घरों पर कब्जा जमाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यदि बंगला अलॉट नहीं हुआ तो उनको चाबी कैसे सौंपी गई, आतिशी का सामान कैसे पहुंचा। तो बीजेपी कह रही है कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड सीएम आवास नहीं है, इस बंगले का मालिक पीडब्ल्यूडी। देखिए अब आपको बताते हैं होता क्या है। दिल्ली में आतिशी के नाम पहले से मथुरा रोड पर 17 एबी बंगला आवंटित, उसे आधिकारिक तौर पर खाली नहीं किया गया है। अब सीएम ने बीजेपी और एलजी पर घर छीनने का आरोप तो लगा दिया, जबकि बीजेपी पूछ रही है कि उस बंगले में ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, लेकिन दिल्ली में सीएम का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी सीएम हुए वो अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। फिक्र के लेंस से देखें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोशिश
6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले को अपने पास रखने की है। दिल्ली में 4 महीने में चुनाव होना है। पार्टी को उम्मीद है कि वो जीतकर फिर सरकार बनाएगी, फिर सीएम अरविंद केजरीवाल ही होंगे और शायद उनको यह बंगला पसंद है, इसीलिए किसी तरह तब तक इसे बचाकर रखने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के बंगला विवाद के बाद हरियाणा चुनाव की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मिस मत करिएगा। जहां कांग्रेस को अपनी हार हजम नहीं हो रही है, वो ये पता कर रही है कि आखिर जीत हाथ से कैसे निकल गई। आज दिल्ली में पार्टी ने इस पर मंथन किया, हार पर पहली समीक्षा बैठक की। इनसाइड स्टोरी जानने से पहले आपको यह बता दें कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहा और किन पर संकेतों में सख्ती दिखाई गई। सुबह खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली बैठक में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा अध्यक्ष उदय भान शामिल होंगे। लेकिन जब बैठक हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान मौजूद नहीं थे। अब यह साफ नहीं है कि उनको रोक दिया गया या खुद नहीं आए, या फिर फोन पर ही उनसे जानकारी ली गई। हुड्डा विरोधी खेमे की कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को तो पहले ही इस बैठक में नहीं बुलाया गया। खैर, हार पर मंथन शुरू हुआ तो राहुल गांधी की नाराजगी की खबर आई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि नेताओं ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा, इसीलिए चुनाव हारे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सबसे पहले कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सीटों के अनुसार डेटा देकर बताया कि कहां किस किस सीट पर किस किस वजह से हारे। बैठक में यह भी कहा गया कि करीब 12 सीटों पर पार्टी सिर्फ अपने ही बागी उम्मीदवारों की वजह से हार गई। इसके अलावा समीक्षा बैठक में कहा गया कि कांग्रेस हरियाणा के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। सभी सर्वे रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के जीतने का पूर्वानुमान था। कांग्रेस की हार की बड़ी वजह कांग्रेस के बागियों का चुनावी मैदान में होना भी है। नेतृत्व ने आपसी गुटबाजी और पार्टी हित से ऊपर निजी हित को तवज्जो देने की बात कही। बैठक में यह भी तय हुआ कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो। यह कमेटी अगले कुछ दिनों में एक एक प्रत्याशी से बात कर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद आलाकमान हरियाणा में विधायक दल का नया नेता और नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।